जय भारत दोस्तों। आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस में एक बुक हमें पढ़ना पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये क्लास होगा ये बहुत शॉर्ट क्लासेस होगा, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। प्रत्येक दिन एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा और मैं बता दूं कि प्रत्येक टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, वो सारे टॉपिक का मैं आपको नोट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, पीडीएफ में एक पेज खुलेगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, या जैसे आप उसको कवर करना है उसे आप कवर कर लीजिए। जो भी टॉपिक आप बोर्ड्स पे लिखे हुए देख रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं एज ए पीडीएफ भी आपको दिया करूंगा, ताकि आप नोट्स बना करके उसको याद कर सके और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। ये एनसीईआरटी बोर्ड हो गया, हमारा बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, या जो भी स्टेट बोर्ड है, सभी बोर्ड्स के टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने नोट्स बनाने की कोशिश करा है और आपको हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा। हर एक टॉपिक का नोट्स भी आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत में अर्थव्यवस्था अपने आप को कैसे विकसित किया। आज अगर मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं तो भारत 5वें पायदान पर है पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पे। तो अब तक जो यहाँ तक आया है, क्या ये जो हमारा क्रम है क्या ऐसे ही था? हम इससे पहले किस स्थिति में थे? यानी कि पहले की मैं बात करूं तो अंग्रेजों के गुलामी करने से पहले, यानी कि अंग्रेज जो भारत पे गुलाम किया 200 साल तक, उससे पहले की स्थिति, गुलामी के काल की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप किया, करते करते आज उस स्तर पर पहुँचे हैं कि हम 5वें पायदान पर पहुँच पाए हैं। तो इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे, यानी कि अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आज की संरचना की बात करूं तो संरचना ऐसी नहीं थी। आज से पहले ऐसी इसकी संरचना बिल्कुल भी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उससे लेकर के 200 साल तक भारत गुलाम रहा। और मैं अगर गुलामी से पहले की बात करूं तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, यानी कि भारत में सब कुछ था। यहाँ के लोग सुखी संपन्न थे। हाँ, उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, अमीरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भारत सुखी संपन्न था। भारत के लोग अपने रोजी रोटी कमाते थे, अपने खेतों में काम करते थे, कपास उपजाते थे, कपासों से खुद वस्त्र बनाते थे। इस तरह की पूरी स्थिति थी। लेकिन भारत में जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को जब अपना उपनिवेश बनाया, उपनिवेश, तब से लेकर के 1947 तक, या हम कहें उसके कई सालों बाद तक, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उपनिवेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम उपनिवेश को समझेंगे, उसके बाद हमें उपनिवेशवाद भी समझ में आ जाएगा। और जब ये दोनों समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बना करके रखा और उसका आर्थिक स्थिति से क्या उसका रिलेशन है। तो उपनिवेश क्या है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण आरंभ कर देता है, तो ऐसे शासित देश को उस शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, एक हो गया शासित देश और दूसरा हो गया शासक देश। तो भारत यहाँ पे हो गया शासित देश, क्योंकि भारत उस समय कमजोर था, अपने से कमजोर राष्ट्र, कमजोर था, भोले भाला था। यहाँ के लोग उतनी ज़्यादा छल कपट नहीं जानते थे। तो अंग्रेजों ने, यानी कि शासक देश, यहाँ पे शासक देश कौन हो गया? ब्रिटिश हो गया। यानी कि अंग्रेज हो गया शासक देश और शासित देश कौन हो गया? उपनिवेश। तो उपनिवेश यानी कि भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। भारत क्या था? अंग्रेजों का क्या था? एक उपनिवेश था। यहाँ पे मैंने लिखा भी दिया है कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक का एक उपनिवेश था। यानी कि भारत कितने साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? 200 साल तक, यानी कि उपनिवेश रहा। अब उपनिवेश को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, उपनिवेश। अब देखिए, उपनिवेश में दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है, एक होता है उप और दूसरा क्या हो गया? निवेश। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे का एक पद होता है उपराष्ट्रपति का, एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है। क्या काम होता है उनका? अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करूं और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं, तो राष्ट्रपति के अगेन, मतलब राष्ट्रपति अगर किसी दिन अब्सेंस है या किसी वजह से किसी और देश के टूर पे चला गया है और उस समय राष्ट्रपति का काम कुछ आ गया, तो उसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के अब्सेंट में अगर
कोई काम करता है उसी के जैसा, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री के अब्सेंट में अगर कोई जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उसको मतलब उसके पद के, उपराष्ट्रपति या उप मुख्यमंत्री के पद के जो दावेदार होते हैं, वो जो होते हैं, तो वो आपको उसके बदले में वो क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो इसी तरह से उपनिवेश, तो मैं अगर बात करूँ ब्रिटेन की या ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश के पास वो तो शक्तिशाली देश था, उसके पास ऑलरेडी उसकी आर्थिक व्यवस्था जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब स्ट्रांग थी। लेकिन उन्होंने लालच की वजह से अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, भारत को एक ऐसा स्रोत के रूप में बनाया कि वहाँ पे वो कब्जा करके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसका शोषण करके अपने आप को वो उन्नत कर रहा था। यानी कि एक निवेश तो खुद का उनका अपना था और उन्होंने भारत को एक निवेश बनाया ताकि वहां से वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को क्या कर सके, मजबूत कर सके। तो वो हो गया उसका उपनिवेश। तो अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश का उपनिवेश कौन था, भारत। हाँ, उपनिवेश में ये चीजें ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा जाता है कि उस देश यानी कि जिसको हम अपना उपनिवेश बना रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति डूब जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग हैं वो मर जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। बस उसका काम है उसका शोषण करना। तो इस तरह से अंग्रेज भारत पे 200 साल तक राज किया उपनिवेश बना करके। तो आपको समझ में आ गया होगा उपनिवेश की परिभाषा। और मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो आपका बुक है और जो चैप्टर है उसमें इस उपनिवेश को एक ब्रैकेट में करके डाला गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार बिहार बोर्ड खासकर ऐसा करता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बीच से ही उठा करके आपको दे देते हैं। तो उस तरह से उपनिवेश आपका एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड करके आप इसी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। अब उपनिवेश के बाद आता है उपनिवेशवाद। तो मैं बता दूं, उपनिवेश किसी देश को हम बोलेंगे और उपनिवेशवाद एक घटना होती है। ये क्या है, एक घटना, एक प्रक्रिया है। क्या है उपनिवेशवाद? कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली देश द्वारा अपने विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए किसी गरीब लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देशों के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत उस समय गरीब था, निर्बल था, यहाँ के लोग भोले भाले थे, लेकिन हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थी। यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे फैक्ट्री लगाई या अपने देश में, वो कपास ही ढोकर के यहाँ से ले जाते थे, वहाँ पे वस्त्र बनाते थे और भारत में आकर के उसी वस्त्रों को क्या करते थे, बेचते थे। तो हमारे पास, तो जब कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है या बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले देखता है कि वो देश गरीब है और वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है या नहीं। तो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे, लोग भोले भाले थे, हम बाहरी लोगों को गेस्ट मतलब भगवान का दर्जा देते थे। तो इस भोलेपन के चक्कर में हमने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करी। तो उपनिवेशवाद एक घटना हुआ, यानी कि अंग्रेज उपनिवेश स्थापित किया और उपनिवेशवाद एक घटना हो गया। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या होगी, कोई समृद्ध या शक्तिशाली देश अपने द्वारा विभिन्न हितों यानी कि अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने निहित हितों को पूरा करने के लिए जब किसी गरीब लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देशों को विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद। अगर मैं एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं तो उपनिवेशवाद में कोई शक्तिशाली देश अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी गरीब या निर्बल या भोले भाले देश का क्या करता है, शोषण करता है, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए। तो ये था उपनिवेश। तो भारत अंग्रेजों का क्या रहा, उपनिवेश रहा। और उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया है, एक घटना है, जिसको मैंने इस परिभाषा में समझा दिया। इस 2 टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक समझेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में अब हम समझेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक के लिए। मैं आपको बता दूं, दोनों परिभाषाओं आप उतारना चाहते हैं तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।